अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है ट्रांसलेशन। आपको मालूम है सेंट्रल डोग्मा के बारे में, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। उस सेंट्रल डोग्मा के हिसाब से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में है, डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होकर एमआरएनए में आ जाती है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर ये जो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए में है, अब वो डिकोड होती है या वो ट्रांसलेट होती है, उसकी एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में आ जाती है वो कोड। उस दौरान एमआरएनए के हिसाब से अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में कंबाइन हो जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो बाद में प्रोटीन बनते हैं। तो एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनने का जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। एक्चुअली हमको ये प्रोसेस ट्रांसलेशन पढ़ने हैं, लेकिन बच्चों इस ट्रांसलेशन पर जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना प्री रिक्विजिट है, वो बताना ज़रूरी है। ठीक, उस बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप ट्रांसलेशन के प्रोसेस को सही समझ सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम छेड़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है जेनेटिक कोड। आज हम इंशाल्लाह जेनेटिक कोड की थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। इसके बाद हम जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होने वाली जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए तो है ही, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के बारे में हल्की इंट्रोडक्शन आपको देंगे। इसके बाद हम ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस पे हम जाएंगे, ठीक है, तभी आप ट्रांसलेशन को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए जेनेटिक कोड की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, जेनेटिक कोड है क्या? जेनेटिक कोड सीक्वेंस ऑफ बेसिस हैं। आपको ये पता है, ये न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंस है, ठीक है। हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की पूरी कंपोनेंट्स नहीं दिखाते, यहाँ सिर्फ बेस दिखाते हैं। जैसे TAGGAGC ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जिसको हम यहाँ बेस इसके जरिए दिखा सकते हैं। तो जो बेस की सीक्वेंस है डीएनए में, ठीक, उसी बेस की सीक्वेंस में बच्चों ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल कोड्स, आप कह सकते हो, या आप कोडेड फॉर्म में। बच्चों, कोडेड में जो चीज़ होती है वो सेक्रेड होती है, उसका मालूम नहीं होती है वो क्या चीज़ है, इसीलिए तो उसको हम कोड कहते हैं। वो सेक्रेड चीज़ होती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अब सेक्रेड है किसमें? डीएनए में, इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल कोड्स। इसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो ये अल्फाबेटिकल कोड्स कॉपी होकर पहले आती है एमआरएनए में, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद यही अल्फाबेटिकल कोड्स जो बेस की सीक्वेंस है वो डिकोड होता है, ट्रांसलेट होकर अमाइनो एसिड के फॉर्म में वो अपीयर होती है। ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं और प्रोटीन बनते हैं। ये प्रोटीन जब अलग अलग किस्म के फंक्शन करेंगे तभी हमको मालूम होता है कि वो कौन सा इंफॉर्मेशन थी जो इस डीएनए में था, इस पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट में था, जिसको हम जीन कहते हैं। जीन के कंसेप्ट आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो what is genetic code? Genetic code is the sequence of bases present in the DNA which is transcribed into mRNA, which is then translated, then decoded in the form of polypeptide या protein. उस sequence of bases को कहते हैं बच्चों genetic code। अब इस genetic code की नेचर क्या है, ठीक है, तो genetic code होता कैसा है, इस पर रिसर्च बहुत हुआ है। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम जेनेटिक कोड की देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला सवाल ये आ गया कि जेनेटिक कोड, ये बेस की सीक्वेंस है, ये किस तरह से अमाइनो एसिड को कोड करता है। ये जो बेस की सीक्वेंस है किस तरह से स्पेसिफाई करता है अमाइनो एसिड्स को, ठीक है बच्चों। आपको बता दूं, 4 किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस हैं डीएनए में और आरएनए में, एमआरएनए में। अब एमआरएनए की बात करेंगे आप, क्योंकि एमआरएनए से ट्रांसलेट होकर ये प्रोटीन बनने हैं, अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करनी है, इसलिए हम अमाइनो एसिड में जो बेस की नंबर है वो आपको बता देंगे।
या टाइप ऑफ बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए में, वो बच्चों एक है आपका ए, एक है यू, एक है जी, एक है सी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। और जो आपका प्रोटीन बनेगा, तो बच्चों प्रोटीन बनते हैं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से। एमआरएनए में 4 किस्म के बेसिस हैं और प्रोटीन में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं तो बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं सेल के अंदर, तकरीबन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो आपस में जोड़ जोड़कर प्रोटीन बनते हैं, जो प्रोटीन का कंपोनेंट बनता है, जिससे प्रोटीन बनती है। उन अमाइनो एसिड्स को कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है जिनसे प्रोटीन बनते हैं। तो ये जो बेसिस है ये किस तरह से अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करती है, कितना नंबर में ये बेसिस हों जो इन अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करता हो। तो इस पर काम किया बच्चों नायरनबर्ग ने। उन्होंने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से हिसाब लगाया कि कितना बेस हो सकता है जो इन 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकता हो। तो उन्होंने हिसाब लगाया, अगर एक बेस, वन नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफाई करेंगे एक अमाइनो एसिड को, if one base codes for one amino acid, if one base specify one amino acid, तो आपके पास 4 बेस है, तो 4 बेस से कितने अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं वो मालूम कर सकते हैं बच्चों। 4⁻⁴ इज इक्वल टू 4 अमाइनो एसिड। तो 4 बेसिस से 4 अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं, लेकिन आपके पास 20 अमाइनो एसिड है, तो ये 4 बेसिस 1 to 1 जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1 बेस 1 अमाइनो एसिड, ये इनसफिशिएंट है टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। तो ये वाला एक बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये बात खारिज हो गई, ये नहीं चला। इसके बाद और एक चांस ये है कि दो बेस की कॉम्बिनेशन, दो बेस की कॉम्बिनेशन एक अमाइनो एसिड को कोड करे, स्पेसिफाई करे, तो 4 बेसिस से कितने अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं वो भी इसी परम्यूटेशन से मालूम कर सकते हैं। 4⁻² इज इक्वल टू 4 into 4 इज इक्वल टू 16 अमाइनो एसिड। हम अमाइनो एसिड को शॉर्ट में ए लिख देंगे। ठीक, तो अगर 2 बेसिस की कॉम्बिनेशन कोड करेगी एक अमाइनो एसिड को, तो 4 बेसिस से 16 अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं। दैट इज अगेन इनसफिशिएंट बिकॉज देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। 16 है कोड, तो 16 कोड से 20 अमाइनो एसिड्स स्पेसिफाई नहीं हो सकता, तो ये इनसफिशिएंट हो गया। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चांस है, अगर 3 बेसिस की ग्रुप, व्हेन ए ग्रुप ऑफ 3 बेसिस टुगेदर कोड्स फॉर ए सिंगल अमाइनो एसिड, तो 4 बेसिस से अलग अलग कॉम्बिनेशन होने से कितने अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं वो आप मालूम कर सकते हैं। 4⁻³ इज इक्वल टू 4 into 4 into 4। नायरनबर्ग ने ये पता किया था, 4 4 4 वो हो गया बच्चों 64 अमाइनो एसिड, 64 अमाइनो एसिड। तो अगर 3 के ग्रुप में रखेंगे बेसिस, तो 4 बेसिस से 64 कोडॉन्स बन सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा है 20 अमाइनो एसिड से, मोर देन सफिशिएंट है। तो कम से कम 20 अमाइनो एसिड्स तो कोड होंगे ही। ठीक है, जो अलावा कोडॉन्स हैं उनका क्या फंक्शन होगा आपके आगे आपको पता चल जाएगी। लेकिन यहां से मालूम हुआ कि ये बेसिस 3 के ग्रुप में होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद फ्रांसिस क्रिक ने डिलीशन, इंसर्शन, म्यूटेशन से भी ये कंफर्म किया कि जेनेटिक कोड जो है, ये जो कोड है अल्फाबेटिकल कोड, जो बेसिस है, ये 3 के ग्रुप में ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो म्यूटेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या फर्क पड़ता है म्यूटेशन से। तो फ्रांसिस क्रिक ने डिलीशन, जो इंसर्शन, म्यूटेशन किया, अगर एक बेस ऐड या एक बेस डिलीट करता है तो पूरी ये जो बेस की जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाती है।
उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। दो से भी ऐसा होता है, लेकिन अगर तीन बेस इकट्ठे डिलीट इकट्ठे ऐड करते हैं तो सिर्फ एक अमाइनो एसिड ही जो है वो चेंज हो जाती है। वहां से भी ये मालूम पड़ा कि जेनेटिक कोड जो है वो तीन के ग्रुप में ही होना चाहिए। फिर जॉर्ज गेमो वो साइंटिस्ट था जो ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट दिया। किसने? जॉर्ज गेमो ने। ये आप एनसीईआरटी में आपकी ये नाम है, ये आपको याद रखना है, जॉर्ज गेमो gave the concept of triplet nature of genetic code। जेनेटिक कोड तीन के ग्रुप में होना चाहिए, ये बेस तीन के ग्रुप में होना चाहिए। ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, ये कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों जॉर्ज गेमो ने। ठीक, तो जेनेटिक कोड वाला जो टर्म है ये भी इसी ने दिया है। द टर्म जेनेटिक कोड वाज आल्सो गिवन बाय जॉर्ज गेमो। टर्म जेनेटिक कोड, ठीक है। तो ट्रिपलेट नेचर पता करने में बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है, लेकिन जो फाइनल कंसेप्ट दिया जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, ये दिया जॉर्ज गेमो ने। और जेनेटिक कोड और टर्म भी इसी ने कॉइन किया है। किसने? जॉर्ज गेमो ने। अब ये पता चला कि तीन बेस इसके ग्रुप्स जो है वो कोड बनते हैं, जिनको हम कोडॉन्स कहते हैं, जो एक अमीनो एसिड को कोड करती है, स्पेसिफाई करती है। लेकिन यहाँ तो फिर आपको मालूम है 64 कॉम्बिनेशंस बन गए, 64 कोडॉन्स बन गए। ठीक, मिसाल के तौर पर AUG एक कोडॉन बन गया, GUG एक कोडॉन बन गया, CCA एक कोडॉन बन गया। इस तरह से तो हर एक कोड ऐसे 64 कोडॉन्स बन गए। हर कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करते हैं, विच कोडॉन कोड्स फॉर विच अमीनो एसिड, ये अभी मालूम करना बाकी था। ठीक, इसके बाद काम इसी पर चल गया कि विच कोडॉन्स कोड्स फॉर विच अमीनो एसिड। दिस इज कॉल्ड डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। डिसाइफर करना, मालूम करना कि किस कोड का क्या मतलब है। इस पर आगे काम हुआ बच्चों। ठीक है, आप इसी पे बात करेंगे, डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। सॉरी, deciphering of genetic code। तो जो तीन साइंटिस्ट आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, हम उसी पे फोकस करेंगे। हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने इसमें काम किया है। एक बच्चों है मार्शल नायरनबर्ग, पहला मार्शल नायरनबर्ग एंड एक है जॉन हेनरिक मेथाई। नायरनबर्ग एंड मेथाई, ये नाम याद रखना। 1961 वो ईयर था जिसमें इन दो साइंटिस्ट ने, नायरनबर्ग एंड मेथाई ने, एक काम ये किया कि उन्होंने सिंथेटिक आरएनए बनाए। आरएनए किससे बनता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो अपने मर्जी से उन्होंने राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनाए। ठीक, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एक एंजाइम की मदद से उन्होंने बनाया बच्चों। मैं यहां लिखता हूं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एक एंजाइम की मदद से बनाया। उस एंजाइम का नाम था, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम की मदद से राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को अपनी मर्जी से जोड़ के उन्होंने सिंथेटिक mRNA या हम कहेंगे आरएनए बनाए। ये एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज और एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उसका नाम है सिवेरो ओकोहा, OCHOAG, आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। सिवेरो ओकोहा नाम के एक साइंटिस्ट ने
ये एंजाइम डिस्कवर किया, इसको हम सेवेरो-ओकोआ एंजाइम भी कहते हैं। इसलिए जेनेटिक कोड की डिसाइफरिंग में इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। ये साइंटिस्ट भी आप याद रखना, क्या कभी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट जेनेटिक कोड की डिसाइफरिंग में इन्वॉल्व थे, तो उसमें सेवेरो-ओकोआ का नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम डिस्कवर किया था। इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज को यूज करके नारेनबर्ग एंड मिथाई ने सिंथेटिक आरएनए बनाए। ठीक है बच्चों, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज के बारे में आपको बता दूं, ये आरएनए पॉलीमरेज जैसा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज आरएनए पॉलीमरेज जैसा एक एंजाइम है जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आरएनए पॉलीमरेज को आपको मालूम है एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ता है, गाइडिंग स्ट्रैंड की जरूरत पड़ता है, जिसके हिसाब से वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। लेकिन इसके लिए कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बाई फंक्शनल एंजाइम है, आगे इसके बारे में और बताएंगे इंशाल्लाह। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज को यूज करके नारेनबर्ग एंड मिथाई ने सिंथेटिक एमआरएनए बने, सिंथेटिक आरएनए बने अपने मर्जी के बेसिस जोड़कर। तो उन्होंने एक जोड़ा बच्चों यू, बहुत सारे यू जोड़े, सिर्फ यू, सिंगल काइंड ऑफ बेसिस उन्होंने जोड़कर एक आरएनए बनाया। इसको हम पॉली यू भी कहते हैं, बहुत सारे यू करके। अब क्योंकि एक ही किस्म के बेस जोड़कर बनाया गया तो एक पॉलीमर बन गया जिसको हम होमोपॉलीमर कह सकते हैं। होमो मींस सेम, एक होमोपॉलीमर बनाया, होमोपॉलीमर ऑफ यू उन्होंने पहले सिंथेसाइज किया। एक और बात यहां पर बताना जरूरी है, इस एमआरएनए जो या आरएनए जो बनाया उन्होंने होमोपॉलीमर, इससे उन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज करवाया, पॉलीपेप्टाइड चेन बनवाए उन्होंने। ठीक है, तो इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बने उसमें सिर्फ बच्चों आया फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, सिर्फ फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड वाले एक पॉलीपेप्टाइड चेन उन्होंने सिंथेसाइज करवाए। मगर इसमें जो यूज हुआ वो यूज किया बच्चों उन्होंने सेल फ्री एक्सट्रैक्टिफिकेशन या सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस भी उसको कह सकते हैं, सिंथेसाइजिंग मशीनरी उसने यूज किया। मतलब सेल, लिविंग सेल नहीं रखा, लिविंग सेल से जो लिविंग सेल के कंटेंट है वो बाहर निकाले, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाले राइबोसोम बाकी एंजाइम सारे मौजूद हैं। उस सेल फ्री एक्सट्रैक्ट के साथ इस एमआरएनए को रखा और इस सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में जो भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी उसके हिसाब से उन्होंने जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फिनाइल एलेनिन वाली एक पॉलीपेप्टाइड बना। तो आप क्योंकि ट्रिपलेट नेचर पहले पता हो चुका है तो यू 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 ये कोडॉन है। तो एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो यहां एक ट्रिपलेट से क्या बना फिनाइल एलेनिन। तो यहां से पता चला कि यू 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 कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। पहला जेनेटिक कोड जो डिसाइफर किया उन्होंने ये यू 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 फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड उसको कोड करते। इस तरह से उन्होंने फिर पॉली सी बनाए, पॉली ए बनाया, उनसे कौन सा अमीनो एसिड कोड होता है उन्होंने पता किया। ये सब यहां पर क्योंकि टाइम नहीं बता नहीं सकता हूं, ठीक है, ओके। तो ये होमोपॉलीमर बनाया, बाद में उन्होंने कोपॉलीमर बनाए, यानी सेम काइंड ऑफ बेसिस नहीं रखे, अलग अलग बेसिस अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग रेशियो में रखे। उस तरीके से भी बहुत सारे जेनेटिक कोड जो है वो डिसाइफर हो गए, पता चल गया। ठीक है बच्चों, ये आपको मालूम हो गया कि नारेनबर्ग और इन्होंने क्या किया। इसके बाद यही नारेनबर्ग और फिलिप लेडर नाम के एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने एक और तरीके से जेनेटिक कोड की डिसाइफरिंग की, उसको हम राइबोसोम बाइंडिंग ऐसे कहते हैं। राइबोसोम बाइंडिंग ऐसे के जरिए से भी कुछ जेनेटिक कोड डिसाइफर हुए। और आपके एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट नाम है, वो है बच्चों हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना। ठीक, इन्होंने भी सिंथेटिक एमआरएनए या आरएनए बनाए, लेकिन इस वक्त उन्होंने एंजाइम यूज नहीं किया, केमिकली। ये यहां बात आपको याद रखना है, हर गोबिंद खुराना ने केमिकल सिंथेसिस की आरएनए की, केमिकल सिंथेसिस यानी विदाउट यूजिंग एनी एंजाइम उन्होंने केमिकल सिंथेसाइज किया अपनी मर्जी के बेसिस को जोड़कर। तो जो बेस उन्होंने जोड़े बच्चों वो यू और जी जोड़ा उन्होंने अपनी मर्जी से।
यू जोड़ा फिर जी, फिर इसके बाद यू फिर जी, अल्टरनेटिवली दो बेसिस बार बार जोड़े, यू जी यू जी करके एक आरएनए बनाया उन्होंने। फिर इस आरएनए को सेल फ्री एक्सट्रैक्ट, सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के जरिए अगेन पॉलीपेप्टाइड चेन उन्होंने बनाया, अगेन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए। तो इस बार उन्होंने उनको 2 अमीनो एसिड जो है वो अपने पॉलीपेप्टाइड चेन में नजर आए। वो बच्चों है सिस्टीन और यहाँ सिस्टीन और वेलिन, सिस्टीन वेलिन, बार बार अल्टरनेटिवली यही अमीनो एसिड 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में नजर आए। तो 2 ही तो रीडिंग का तरीका था, या तो UGU GUG, UGU GUG, 2 ही किस्म के कोडान थे। तो UGU कोड करते हैं सिस्टीन को, GUG कोड करता है वेलिन को, UGU फिर सिस्टीन को, GUG फिर वेलिन को। यहां से भी जेनेटिक कोड जो है कुछ डिसाइफर हुए। तो ऐसा करते करते बहुत साइंटिस्टों की मदद से बच्चों 1968 में, बाय 1968 में पूरी जेनेटिक कोड जो है वो कंप्लीटली फुली डिसाइफर हो गई। द जेनेटिक कोड वाज कंप्लीटली डिसाइफर्ड बाय 1968, फुली डिसाइफर हो गई। पता चल गया हर एक कोडान की कौन सा कोडान किस अमीनो एसिड को कोड करता है, ये पता चला 1968 तक, फुली डिसाइफर्ड। ठीक, अब इंशाल्लाह यहां तक आप समझ गए होंगे। जेनेटिक कोड की कुछ खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको लेकर हम कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों।